हेलो, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है और पेपर हैकर में आपका स्वागत है। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है साइकोलॉजी। आपको बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 की साइकोलॉजी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। साइकोलॉजी में हम सबसे पहले जो जानेंगे वो मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जानेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो भी मनोविज्ञान के अर्थ ही है तथा उसके उद्देश्य के बारे में जानना है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपके लिए ना इसमें 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला एक क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमें पेपर में इन दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन मिलता है तो हम उसका आंसर एक ही करेंगे जो कि नीचे दिया हुआ है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। पहला आपका क्वेश्चन है मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तब भी आपका उत्तर यही रहेगा। अगर मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, मनोविज्ञान की प्रकृति को बताइए, इन सभी का अर्थ एक ही है कि मनोविज्ञान क्या है। उस मनोविज्ञान को जानने के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान विषय जो है उसकी जो विकास है वो इतनी तेज़ी से हुआ है, इसका विकास जो इतनी तेज़ी से हुआ है कि इसे जानने में बहुत सारी कठिनाई पैदा होती है। जैसे कि दिया हुआ है परिभाषित करने के लिए एक जटिल कार्य है, मतलब जटिल का मतलब होता है कठिन कार्य है कि इसे हम परिभाषित किस रूप में करें इसे। तो इसी को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले देखा गया, इसे बहुत से वैज्ञानिकों ने आकर बताया। इसमें ऐसे वाटसन थे, अरस्तु थे, पैम्पोलॉजी थे और जेम्स थे। इन लोगों ने अपने आकर विभिन्न मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की। किसी ने इसे मन का विज्ञान बताया, तो किसी ने इसे चेतना का विज्ञान बताया, तो किसी ने इसे व्यवहार का विज्ञान भी बताया। तो इसी सब को देखते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि किन किन लोगों ने सबसे पहले इसे क्या बताया है। सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु ने इसके बारे में क्या बोला है। तो अरस्तु के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा इसका अर्थ, तो आपने समझ लिया होगा। अब हम इसके थोड़े से अर्थ के बारे में जानने की बात करें तो अब अर्थ की ओर चलते हैं हम। आइए देखते हैं इसके अर्थ क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु। अरस्तु ने इसे मन का विज्ञान बताया है। तो आप देख सकते हैं पहली हमारी जो हेडिंग है वो है, पहली जो हेडिंग है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में देखते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा के रूप में किस प्रकार है। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा, आपको दिख रही होगी, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइको और लोजोस। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोजोस का अर्थ होता है अध्ययन, किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो हम देख सकते हैं आत्मा का अध्ययन करना यानी कि साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ क्या हो गया कि आत्मा का अध्ययन करना। तो आत्मा के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित करने वाले सबसे प्रमुख जो वैज्ञानिक थे उनमें 2-3 नाम प्रमुख हैं। उनमें पहला नाम है अरस्तु, दूसरा नाम है प्लेटो। इन 2 वैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान बताया है। फिर देखते हैं इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था पैम्पोलॉजी, जिन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान ना बताकर इसको एक मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी दूसरी जो हेडिंग है वो भी मनोविज्ञान जो है मन के रूप में। इसके सबसे प्रमुख जो वैज्ञानिक थे जो इसे सपोर्ट करने वाले थे वो थे पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी ने इसे मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ग्रीस दार्शनिक जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में, जो पैम्पोलॉजी थे वो भी आपके ग्रीक से ही थे, उन्होंने इसे मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य मन का अध्ययन करना था कि हम किस प्रकार से मन को अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मन को अमूर्त रूप में अध्ययन करना था। मन मतलब मूर्त रूप में अध्ययन करना था और इसे मूर्त के रूप में ही व्याख्या करना था। व्याख्या कैसे की जाए, मूर्त इसे संशोधित करने में बहुत सारी कठिनाई को सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे मूर्त चीज़ों को मतलब हम केवल देख सकते हैं। उसी प्रकार से मन को भी हम केवल देखकर ही पता लगाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसी लिए देखते हैं फिर इसमें बहुत सारे विचार थे। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बनाने वाले के विचारों में सहमति बहुत कम थी, आपस में एक दूसरे में सहमत वो लोग नहीं थे। इसी कारण इस मन के विज्ञान को भी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने सपोर्ट नहीं किया। और इसके बाद हमारा एक तीसरा जो चेतना थी, तीसरी जो मतलब व्याख्या आई वो थी चेतना, मतलब मनोविज्ञान को चेतना के रूप में। और इसके प्रमुख जो वैज्ञानिक थे वो विलियम जेम्स थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया। आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान को एक चेतना के रूप में। हमारा जो तीसरा हेडिंग है वो मनोविज्ञान को चेतना के रूप में। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान जो है वो एक चेतना का विज्ञान है। मतलब मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार किए जाने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने मन को चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। मन को चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने चेतना को मन का मूल तत्व माना। इस कारण इस विचारधारा के वैज्ञानिकों ने
रुक गई क्या? इसके कारण इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मन का मूल तत्व माना, यानी कि चेतना को व्यवहार का मूल तत्व माना। और उन्होंने इसी में सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे विलियम जेम्स, जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव डाला कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। उन्होंने अपनी पुस्तक थी, ये आपको दिख रही होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उनकी ये पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की। तो आप इसको ध्यान रखें, आप इसे थोड़ा डॉटेड उसमें लिख कर आएँ। विलियम जेम्स जो थे वो पुस्तक थी उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। इसी में लिखा हुआ है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा भी हमारे विलियम जेम्स ने ही दी है, स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी है। इन्होंने सबसे अधिक परिभाषित किया है, लेकिन उन्होंने परिभाषा इस प्रकार दी है कि स्वयं चेतना जो है वो मनोविज्ञान का एक व्यवहार ही है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक और, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको भी ठुकरा दिया, और इसके बाद एक और निकल कर आया कि मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में मानने वाले सबसे प्रमुख थे अरस्तु। चौथी जो है वो इसमें दी हुई नहीं, लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित करने वाले चौथे जो वैज्ञानिक थे वो अरस्तु थे। और सबसे अधिक अगर देखा जाए मनोविज्ञान को, तो सबसे अधिक जो प्रचलित परिभाषाएं थीं वो अरस्तु के द्वारा दी गई थीं, और सबसे अधिक मान्यता भी व्यवहार के विज्ञान को ही दी गई है। और उस व्यवहार के विज्ञान के उसके बाद हम देखते हैं इन 4 परिभाषाओं में आप देख सकते हैं कि 4 हेडिंग मैंने बताई आपको। व्यवहार मनोविज्ञान मन के रूप में, मनोविज्ञान आत्मा के रूप में, मनोविज्ञान चेतना के रूप में, और चौथी थी मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं मन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान को जो सबसे मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान को सर्वाधिक किसी ने माना है, तो मनोविज्ञान को सर्वाधिक मानना है ये व्यवहार का विज्ञान, जो कि अरस्तु ने हमें को बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का ज्ञान है, क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही किसी व्यक्ति का क्या आचरण है, क्या वह कर रहा है, तथा वह कैसा भेदभाव है, क्या क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में हम मनोविज्ञान में केवल उसके व्यवहार के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। ज्ञान की किसी शाखा को विज्ञान हम अब देखते हैं कि मनोविज्ञान कहते कैसे हैं। तो मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि विज्ञान को परिभाषित करने के लिए विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी समस्या का क्रमबद्ध, पूर्व नियोजित एवं नियंत्रित अध्ययन, मतलब किसी समस्या का क्रमबद्ध होना चाहिए तथा नियोजित होना चाहिए एवं नियंत्रित, मतलब एक नियंत्रण में हो। तो एक क्रमबद्ध तरीके से हम ज्ञान जब करते हैं तो वही विज्ञान में आता है, और वही विज्ञान की वही शाखा कुछ टाइम बाद हटकर मनोविज्ञान के रूप में भी जाने जाने लगी। मनोविज्ञान अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। तो आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान को विज्ञान कहे जाने के लिए निम्न विशेषताएं जो थीं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि विषय सामग्री के बारे में देख। आपकी प्रथम है विषय सामग्री। विज्ञान की विषय सामग्री निश्चित होती है। तो हम देख सकते हैं कि विज्ञान जो है उसकी विषय सामग्री निश्चित है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई सा भी, या मनोविज्ञान हो, सबकी जो आपकी सामग्री है वो निश्चित है। और उसी प्रकार देखते हैं इसमें भी दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं तथा रसायन विज्ञान में पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन। इसी प्रकार मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार रसायन विज्ञान में रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार हमारे मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम इस प्रकार इसे रिलेटेड करके कह सकते हैं कि एक हमारा विज्ञान के रूप में भी प्रचलित है। उस दूसरे हम जब देखते हैं दूसरा देखते हैं प्रदत्तों का वास्तुनिष्ठ संग्रह। देखते हैं प्रत्येक विज्ञान में विषय सामग्री से संबंधित प्रदत्तों का संग्रह वस्तुनिष्ठ एवं पक्षपात रहित ढंग से किया जाता है। मनोविज्ञान में भी प्रदत्तों के वस्तुनिष्ठ संग्रह पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा जो बल दिया गया है वो वस्तुनिष्ठ संग्रह पर दिया गया है। इस प्रकार देखें तो तीसरा जो आपका है वो है मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग।
हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विज्ञान के रूप में अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो सबसे ज़रूरी है कि उसको हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके भी समझा सकें। समस्याओं का समाधान करने तथा प्रदत्तों के संग्रह के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जो हमारे मनोविज्ञान में है उस भी हमारी जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान में प्रयोग, परीक्षण आदि विधियों द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है। जिस प्रकार समस्याओं को समाधान करने के लिए विज्ञान में जरूरी है, इस प्रकार मनोविज्ञान में प्रयोगों को समझाने के लिए और उसकी विधियों को देखने के लिए, उसे एकत्रित करने के लिए विज्ञान को हम रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को। और आइए अब इसको हम चौथा जो इसका पॉइंट है वो देखते हैं, ज्ञान को क्रमबद्ध करना। विज्ञान में बहुत ज़रूरी है कि क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ क्रमबद्ध नहीं है तो हम उसे विज्ञान के अंतर्गत नहीं रख सकते। उसी प्रकार अगर मनोविज्ञान को विज्ञान के अंतर्गत रखना हो तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस क्रमबद्ध होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा मनोविज्ञान क्रमबद्ध है। अगर विज्ञान में प्राप्त प्रदत्तों को विश्लेषण करके ज्ञान को क्रमबद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हम देखते हैं मनोविज्ञान में ये विशेषता पाई जाती है। विज्ञान में आपको साफ साफ लिखा है कि विज्ञान में प्राप्त विशेषताओं का, विज्ञान में मतलब जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका विश्लेषण करके ज्ञान को क्रमबद्ध करना। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ये विशेषता पाई जाती है कि जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे हम एक क्रमबद्ध ढंग से समझाएं, क्रमबद्ध तरीके से लेके जाएं, तभी हम उसे मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इसके अब 5वें पॉइंट पर देखते हैं और उसे क्लियर करना चाहेंगे। 5वां पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो है प्रगतिशील। प्रगतिशील के बारे में लिखा हुआ है, प्रगतिशील विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। विज्ञान में सदैव नवीन साक्ष्य विकास में आते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे विज्ञान में नई नई खोज होती रहती हैं, हमेशा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें नई नई खोज होती रहती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि प्रगतिशील होना चाहिए, मतलब बदलाव होते रहने चाहिए, तो तभी उसे विज्ञान बोलेंगे। हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, जैसा इतिहास हमारा कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन विज्ञान क्या है, प्रगतिशील है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। उसी बदलाव के क्रम में हम देखते हैं कि जिस प्रकार मनोविज्ञान को भी देखेंगे, मनोविज्ञान का ज्ञान भंडार स्थिर नहीं है वरन प्रगतिशील है। इस कारण मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया है। जिस प्रकार देखते हैं कि विज्ञान प्रगतिशील है, उसी प्रकार मनोविज्ञान भी आपका प्रगतिशील। उसी प्रकार विज्ञान जो है, मनोविज्ञान है, वो भी आपका प्रगतिशील है। इसमें क्या है ना, आपका जो ज्ञान का भंडार है वो ना स्थिर नहीं है वरन प्रगतिशील है। अभी भी नए शब्द हमारे ज्ञान के भंडार में आ रहे हैं और इस कारण मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार हम अपने छठे पॉइंट पर चलेंगे। हमारा छठा पॉइंट जो है वो है तत्वों की जांच तथा पुनरावृत्ति। विज्ञान में हम कोई भी खोज करते हैं या कुछ भी चीज़ नई चीज़ बनाते हैं, जैसे फिजिक्स में अगर कुछ भी बनाया है तो उसको हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी पुनरावृत्ति करें, उसको दोबारा बना कर देखें, उसकी जांच करें। उसी प्रकार मनोविज्ञान को भी ज़रूरी है कि उसको जांच किया जाना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी उसे जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये विज्ञान के अंतर्गत आ सकता है। अधिगम क्या है? अधिगम उसी प्रकार जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम आता है। अधिगम क्या है? बार बार पुनरावृत्ति। जब तक पुनरावृत्ति और स्थायी नहीं होगा उसको अधिगम नहीं बोलेंगे, और अधिगम नहीं होगा अगर स्थायी नहीं है तो उसे मनोविज्ञान में नहीं लेंगे। और मनोविज्ञान को क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी जाकर विज्ञान बोलेंगे। इस प्रकार देखते हैं कि अधिगम स्थिर है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उसी के रूप में देखते हैं हम कि विज्ञान में एक परिस्थिति प्राप्त परिणामों का भविष्य में उसी के समान परिस्थितियों में जांच की जा सकती है। कि जब हम विज्ञान की एक परिस्थिति को प्राप्त परिणामों को भविष्य में द्वारा जांच की जा सकती है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ये बात सत्य है कि अभ्यास के कारण अधिगम, देखिए अधिगम आ गया आपका, अभ्यास के कारण अधिगम में वृद्धि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों में पाई जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं विकास के कारण अधिगम में वृद्धि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तित्व में पाई जाएगी। अगर व्यक्ति में अधिगम के कारण कोई भी बदलाव हुआ है तो वो आने वाले 10 साल बाद भी बदलाव होगा। इसी कारण इसको भी प्रगतिशील एवं क्रमबद्ध तथा इसे परिवर्तनशील माना गया है, और इसी कारण इसको हम विज्ञान के अंतर्गत मान सकते हैं। आपका इसमें 7वां पॉइंट जो है वो है नियंत्रण। नियंत्रण के रूप में देखेंगे। नियंत्रण क्या है? विज्ञान में जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना होता है, विज्ञान में जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना होता है उसके अतिरिक्त अन्य कारकों को नियंत्रित कर लिया जाता है। मतलब हम यह कह सकते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं
तो ज़रूरी नहीं है हम उसको ही केवल उसको ही अध्ययन करें, उसके साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें अलग चीज़ों का अध्ययन भी करना पड़ता है। उसी में ये दिया हुआ है कि विज्ञान के कारक का प्रभाव का अध्ययन करना होता है, उसके अतिरिक्त अन्य कारकों को नियंत्रित कर लिया जाता है, मतलब दूसरे कारकों को भी पढ़ना पड़ता है, उसका भी उसको भी पहचानना पड़ता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी एक कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों को प्रभाव को नियंत्रित रखा जाता है, मतलब एक कारक के प्रभाव को नहीं बल्कि बहुत सारे कारकों को प्रभाव को नियंत्रित रखना पड़ता है, तब जाकर मनोविज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा जाता है। तो उसी में हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है विज्ञान के अंतर्गत आता है। और अब हमारा जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट जो है वो है पूर्व कथन, मतलब किसी भी चीज़ के पूर्व कथन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही बता देना। जिस प्रकार विज्ञान जो है हमारी अब से आने वाले भविष्य के बारे में बहुत सारी जो है भविष्यवाणी करती रहती है, उसी प्रकार मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान भी किसी व्यक्ति के व्यवहार को दूर से ही देखकर उसके आने मतलब कैसा उसका व्यवहार होगा उसका पूर्व ज्ञान लगा सकता है। तो इसके कारण मनोविज्ञान विज्ञान के बराबर ही आ जाता है तथा मनोविज्ञान को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है। और हम देखते हैं कि पूर्व कथन क्या है, विज्ञान में पूर्व कथन किया जाता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी कहा जाता है कि यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो एक विशेष परिस्थितियों में प्राणी ये व्यवहार करेगा, कि अगर अन्य बातें समान रहती हैं, अगर व्यक्ति की जो किसी अनुमान लगाया गया है वो बातें समान रहती हैं तो वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि मनोविज्ञान ने सोचा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान एक विज्ञान के रूप में प्रचलित है तथा मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया गया है तो वह है व्यवहार के बारे में, और सबसे ज़्यादा व्यवहार को सपोर्ट करने वाले कौन थे, वो थे अरस्तु। ठीक है, तो हम अपना 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट जो है, 9वें पॉइंट आप छोड़ दीजिए, 9वें पॉइंट में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, 9वें पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना, 9वां पॉइंट ज़्यादा अच्छा है नहीं। हम देखते हैं 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में देखते हैं, 10वां पॉइंट है अनंत अन्वेषण, मतलब विभिन्न प्रकार की नए प्रयोग जो हमारे विज्ञान में होते हैं, अन्वेषण। तो विज्ञान में अन्वेषण कार्य निरंतर चलता रहता है, मतलब नई खोजें हमेशा चलती रहती हैं विज्ञान में। विज्ञान कोई एक स्थिर सब्जेक्ट ना होकर हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजें होती रहती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जिस प्रकार विज्ञान में नई खोजें होती रहती हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी नवीन तथ्यों की खोज निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार हम तो यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जिस प्रकार मनोविज्ञान में हमेशा नए तथ्यों का ज्ञान हमको पता चलता रहता है, उसी प्रकार विज्ञान जो है विज्ञान में भी हमारी हमेशा खोज चलती रहती है। तो इन दोनों में देख सकते हैं आप, समानता अपने आप में अधिक है, आपको दिख रही होगी, समान है दोनों। उसी प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कार्यों से व्यवहार के नवीन अध्ययनों का पता लग रहा है, मतलब जो मनोविज्ञान है उनके कार्यों से व्यवहार, मतलब जो वो कार्य करते हैं उनके व्यवहार से पता चलता है कि हमारे इसमें भी बहुत सारे प्रगतिशील एवं बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे। अतः इस प्रकार इसका एक जो रूप है वो बहुत बड़ा व्यापक हो चुका है मनोविज्ञान का, जिस प्रकार विज्ञान का है। तो हम देखते हैं, अतः अब हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार कहा जा सकता है कि चूँकि मनोविज्ञान विज्ञान की उपयुक्त कसौटियों पर खड़ा उतरता है, अतः मनोविज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है। इन इतने सारे पॉइंट हमने देखे, इन सब पॉइंटों से हमारा एक ही चीज़ निश्चित होती है कि मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान की कसौटियों पर खड़ा उतरता है। इसी वजह मनोविज्ञान विज्ञान की ही श्रेणी में, मतलब विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है, और विज्ञान की एक श्रेणी तथा उसकी शाखा के रूप में हम बोल सकते हैं कि हाँ, मनोविज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। उसी प्रकार विज्ञान नियामक तथा विधायक, दो नियामक एवं विधायक है। विज्ञान की जो नियामक एवं विधायक दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान जो है वो नियामक तथा विधायक दो प्रकार का है। आइए हम दोनों प्रकार देखते हैं, ये दोनों क्या हैं। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है कि ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं करता है, वरन क्या है, क्या का अध्ययन करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि विज्ञान विधायक विज्ञान, मतलब विधायक क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विधायक क्या है, क्या होना चाहिए। एक सेकेंड, सॉरी, क्या हम देख सकते हैं विधायक क्या है। विधायक को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं क्या होना चाहिए का अध्ययन, क्या होना चाहिए का अध्ययन, वरन क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, क्या है, ये सब क्या है, विधायक है। विज्ञान में विधायक क्या है, प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा विज्ञान जो है उस विधायक का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप आगे क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद आपका।